अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, इसमें आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा उसके जितने भी हार्मोन्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अब ये टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। मींस के पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स कम हो गए हैं जो हमने देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उसके जो है वो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो ना कम हुए हो, उसके सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो कम हो गए हों। ठीक हो गया। तो अब जो है जनरल करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि ऑल और द सम ऑफ द हार्मोन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही होती है वो कम हो जाएं। अब उसमें जो है वो अब ये बात जो है ना आपने याद रखनी है कि आपका जो है ना LH FSH और ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये सबसे पहले ख़त्म होते हैं बॉडी से। फिर उसके बाद TSH आता है और फिर ACTH आता है। ठीक है, तो इस वजह से शुरू शुरू में जो हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन है, वो LH FSH है, फिर TSH कम होता है, फिर ACTH होता है। तो ACTH सबसे लास्ट में होगा। तो ऐसे नहीं आपने सोचना कि किसी का आपने जो है ना लेवल सबसे पहले जो चेक करवाना है वो ग्रोथ हार्मोन चेक करवाना है LH FSH, और फिर जाके बाकी को देखना है। ठीक हो गया। तो ये बात सबसे पहले आती है। उसके बाद आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड अपॉन कि कौन सा हार्मोन बॉडी से कम हुआ है। अब एक तो हमने बात की ना कि पार्शियल हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, दूसरा ये कि टोटल हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। मींस पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स ख़त्म हो गए हैं। उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं, जो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होती है उस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, सिमन डिज़ीज़। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि सिमन डिज़ीज़ क्या है। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, इसमें क्रोनिक डेफिशिएंसी होती है या फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत अरसे से जो है वो क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन और हार्मोन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जिसमें सारे के सारे हार्मोन्स ख़त्म हो जाएंगे। समझ आ गई कि हमने देखा है ना कि बारी बारी हार्मोन्स ख़त्म होना शुरू होते हैं, तो जब वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे ना, दैट इज़ सिमेंट्स डिजीज़। सिंपल सी बात है। अब जब हार्मोन्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो जिस जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल TSH हार्मोन है वो थायराइड को सप्लाई कर रहा था, थायराइड की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो हार्मोन जिसको अफेक्ट कर रहा था, एड्रीनल को सप्लाई कर रहा था जो हार्मोन ACTH, वो ख़त्म हो गया तो एड्रीनल ग्लैंड की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। फिर LHFSH जिस गोनैड्स को सप्लाई कर रहे थे वो गोनैड्स की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। मींस एट्रोफी ऑफ विजरा स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें भी आप द हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, थायराइड, एड्रीनल, गोनैड्स, एट्रोफी स्टार्ट हो जाएंगी उनकी। ठीक है, अब सोचें कि बॉडी में अब सारी डिस्ट्रक्टिव एट्रोफिक लीयंस जो हैं वो हमारी ख़राब हो गई हैं, सारी हार्मोन्स ख़त्म हो गए हैं, बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं, बॉडी के ऑर्गन जो है वो ट्रिफी हो गए हैं, तो बंदा जो है वो डेथ की तरफ जा सकता है। अब इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो वो डेविडसन के टेबल से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन खुद सोचने वाली बात है कि किसी के पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने तंग किया था जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स ख़त्म हो गए हैं। लाइक उस पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने रेडिएशन थेरेपी की थी किसी भी वजह से, या उसको शीहान सिंड्रोम हुआ था, इसके बारे में हम अलग से देखेंगे टॉपिक को। मतलब अभी इसी में इन्फिल्ट्रेटिव प्रोसेस, मतलब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ गई, लाइक सार्कोडोसिस हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, TB हो गया था। तो हम TB की जो है वो हिस्ट्री ज़रूर लेंगे। इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमास है, सिफिलिस का हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट को, हेड ट्रॉमा हो सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस सर्जरी हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ एसोसिएटेड हो सकती हैं, लाइक बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही थी जिसने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ख़राब कर दिया, या बॉडी में कोई भी हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन पिट्यूटरी को नहीं जा रही, जो कि हम शीहान सिंड्रोम को भी कंसिडर करते हैं कि ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसको चीज़ें नहीं मिल रही, उसको ऑक्सीजन, उसको उसको हमने तंग किया था जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये टेबल है हमारा, जो कि मैं आपको बता रही थी कि एंटीरियर हार्मोन डेफिशिएंसी जो है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड के उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो स्ट्रक्चरल हो सकता है, लाइक वहाँ पे कोई ट्यूमर, थायरिनोमा, कार्सिनोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, मेनिंजियोमा, और ये हमारे ट्यूमर्स हैं जो वहाँ मेटास्टाइज़ करके आ सकते हैं। कोई सिस्ट हो सकती है, कोई हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी में हमने देख लिए कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं। कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं हार्मोन्स की, ज़रूरी तो नहीं है कि पिट्यूटरी जो है वो नॉर्मली पैदा हुआ हो। फंक्शनल हो सकती हैं, लाइक उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज की थी, एनोरेक्सिया नर्वोसा था उसको, या क्रोनिक सिस्टेमिक इलनेस चल रही थी।
अदर्स में आ जाता है इंजरी है या सर्जरी है या रेडियोथेरेपी है या शीहान सिंड्रोम है जिसको हम पोस्टमार्टम नेक्रोसिस भी कहते हैं, या ओपिएट एनाल्जेसिया है। ओके अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो देखें, सिंपल सी बात है, जो भी हार्मोन कम होगा ना उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो बंदे का एक वो स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ फेलियर स्टार्ट हो जाएगी, उसके मसल मास कम हो जाएगा। उसका ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से एलडीएल लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एलडीएल लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो नहीं होगा तो एलडीएल ज़्यादा होगा और हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। फिर प्रोलैक्टिन नहीं होगा बॉडी में, तो ऑब्वियसली फ़ीमेल होगी तो वो लैक्टेशन नहीं कर पाएगी। अगर एसीटीएच कम होगा तो एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन ये लास्ट पे होती है। मैंने आपको बताया कि एसीटीएच जो है वो लास्ट हार्मोन होता है जो ख़त्म होता है, पहले वो ज़्यादा ही रहता है। रिड्यूस टीएसएच, उसका टीएसएच कम होना शुरू हो तो हाइपोथायराइडिज्म की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, सारी जो हमने डिस्कस की थी। अगर उसके एलएचएफएसएच ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, फीमेल होगी तो इनफर्टाइल हो जाएगी, एमेनोरिया हो जाएगा उसको, उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज लिबिडो हो जाएगा मेल्स और फीमेल्स में। फिर आता है कि उसका एडीएच कम होगा तो क्या होगा। एडीएच का भी हमने टॉपिक पढ़ना है, लेकिन एडीएच जो होता है ये हमारा जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, आपको पता है। लेकिन अगर वो कम हो जाएगा तो वाटर बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को पोलीयूरिया होगा, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो हमारा टॉपिक भी है वो हो जाएगा पेशेंट को। अगर उसका एमएसएच कम हो जाएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो पेशेंट की जो स्किन होगी वो उसकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, पेल सी हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, मीन्स उसका ब्लैकिश जो एक पेशेंट का पेल मतलब कलर है ना पेशेंट का वो ख़त्म हो जाएगा, हेयर पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। सो अब हमने करना है पेशेंट का डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या होना चाहिए, पेशेंट के पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स ख़त्म हो गए हैं, तो हमने चेक करना है कि ये सारे जो सिम्टम्स अजीब किस्म के आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके हार्मोन्स के लेवल्स को चेक करना इज़ एक्चुअली द डायग्नोसिस। अगर हमें हार्मोन्स के लेवल्स कम मिलते हैं, इट मीन्स दैट कि पेशेंट का जो है ना वो पिट्यूटरी फेल हुआ है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन सबसे पहले करवाना चाहिए हमें चेक, जो सबसे पहले ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच सबसे पहले करवाने हैं हार्मोन्स के लेवल्स। सो सबसे पहले हम करवाएंगे ग्रोथ हार्मोन चेक, फिर हम करवाएंगे अपने एलएच, एफएसएच और टीएसएच, फिर लास्ट में हम एसीटीएच चेक करवाएंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा ना वो ये वाले हार्मोन्स होंगे जिसको हमने देख के ठीक करना है। पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ज़रूरत पड़ी होगी, ग्रोथ हार्मोन कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, जो है ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो पेशेंट को जो है वो ज़रूरत पड़ी होगी किसकी, उसकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट आई होगी ना, तो उसको उसको कॉर्टिकॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको। अब हमने क्या करना है कि जो है ना उसको हमने डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट करना है कि बॉडी के अंदर जो है ना हमने इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करवाना है। एक्रोमेगली में हमने क्या किया था, हमने बॉडी में ग्लूकोज दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम है तो हमने पेशेंट में ग्लूकोज नहीं देनी, हमने इंसुलिन दे के चेक करना है। इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया करवाना है। नॉर्मल लोगों में जब हम ग्लूकोज कम इंसुलिन देंगे उनकी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल लोगों के अंदर। तो हम उनको 0.1 माइक्रो किलोग्राम्स जो है वो रेगुलर इंसुलिन देते हैं, तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो 40 से कम हो जाता है, तो साथ ही ग्रोथ हार्मोन जो है वो 10 mg से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल लोगों में। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन देने के बावजूद ज़्यादा नहीं होता, इट मीन्स दैट द पेशेंट इज़ हैविंग लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एसीटीएच जो है उसके लिए भी यही होता है कि हमने जो है वो कॉर्टिसोल लेवल को चेक करवाना होता है, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करवाना होता है। इसमें भी हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं 0.05 टू 0.1 यूनिट पर केजी की। तो उसमें जो सीरम कॉर्टिसोल जो है वो इंसुलिन देखे दोनों हमारी जो है ना, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा ना, ठीक है, तो कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होता है और एसीटीएच भी ज़्यादा होता है। मींस कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होता है, एसीटीएच भी ज़्यादा होता है, ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से दोनों में हम इंसुलिन ही देते हैं। इंसुलिन देते हैं तो हमने चेक करना होता है कि 19 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए कॉर्टिसोल बॉडी में। अगर वो नहीं होता इट मीन्स कि कॉर्टिसोल की जो है ना एसीटीएच की कमी है बॉडी में।
ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने चेक करना है। उसके बाद आते हैं, ये चेक करने के बाद अपने ग्रोथ हार्मोन को और हमारे जो है वो ACTH बाद में करेंगे, लेकिन जो है इसके बाद हम जो वुमेन के अंदर LH, FSH और ईस्ट्रोजन का लेवल चेक करवाते हैं, और मेल्स के अंदर LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवाते हैं। इसके अलावा जो है TSH लेवल हम चेक करवाते हैं, और T4 और T3 का लेवल चेक करवाते हैं, मतलब कि ये देखने के लिए कि कहीं थायराइड का क्या स्टेटस चल रहा है। और ये हो गया। अब हमने करना है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हमने कॉज को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स कम हो रहे हैं बॉडी में पिट्यूटरी के, उनको ज़्यादा करना है, मतलब उनके कॉज को ट्रीट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। ग्रोथ हार्मोन कम है तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है। और ACTH कम है तो उसको हमने जो हमने ट्रीटमेंट ACTH डेफिशिएंसी का पढ़ा था ना, एडिसन्स का, वो वाला ट्रीटमेंट करना है। फिर FSH LH कम है तो उनके लिए हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, मतलब जो कॉज है उसको ट्रीट करना है। लेकिन हमारा जो है ना मेन कंसर्न होना चाहिए हमारे जो है कॉर्टिसोल, ठीक है, और जो है ना ग्लूकोज लेवल, उसको हमने पहले करेक्ट करना है बॉडी में। ये जो है ना ये टेबल आपका इन्वेस्टिगेशंस जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छा है, इसका जो डेविडसन का बना हुआ है। आइडेंटिफाई द पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी, उसके लिए ACTH की डेफिशिएंसी के लिए आप शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करवाते हो और इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करवाते हो, ठीक है, जो हमने देखा है कि क्या होता है। उसके बाद LH FSH के लिए हम जो मेल्स होते हैं उनमें LH FSH और टेस्टोस्टेरोन करवाते हैं। प्री मीनोपॉजल जो विमेन होती हैं उसमें हम मेंसेस का स्टेटस चेक करवाते हैं, और पोस्ट मीनोपॉजल जो है उसमें हम LH FSH जो है वो मेजर करते हैं। TSH में हम T4 को लेवल्स को चेक करते हैं और TSH को लेवल को चेक करते हैं। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के लिए हम जो है वो ग्रोथ हार्मोन लेवल वगैरह चेक करवाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो है जो डायबिटीज़ इंसिपिटस है उसका हमने अलग से देखना है अभी, लेकिन पेशेंट की वो जो सारी है वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट जो है ना इसमें मेन होता है, वो हमने करना होता है। और एक्सेस हार्मोन के लिए हमने जो है वो अगर आइडेंटिफाई द हार्मोन एक्सेस, अगर एक्सेस है तो हमने प्रोलैक्टिन के लेवल को चेक करवाना है। इन्वेस्टिगेट फॉर द एक्रोमेगली, जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, या कुशिंग सिंड्रोम का सारा, मतलब जो एक्सेस हार्मोन है उसको हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन जो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में पढ़ी थी वो हमने करवानी है। इस्टेब्लिश द एनाटमी एंड डायग्नोसिस, जब भी एनाटमी एंड डायग्नोसिस करना हो कि ट्यूमर कैसा है, आपको उसके पेरेंट्स कैसी है, कितनी एक्सटेंट है, उसको देखने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करवाते हैं, हमारा CT स्कैन करवाते हैं। और ये कि उसने कहीं ऑप्टिक क्याज़मा को तो नहीं अफेक्ट कर दिया, तो उसके लिए हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग करवाते हैं। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन के लिए जो टेस्ट होते हैं ना वो हमारे होते हैं स्टिमुलेशन टेस्ट्स, ठीक है, जिसमें भी आधा इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, जो मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये मेन होता है। इसके अलावा आर्जिनिन होता है जो हम उसके साथ करवा सकते हैं, जो है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के साथ। और ग्लूकागोन होता है, और इसके अलावा क्लोनिडीन होती है। ग्लूकागोन भी ऑब्वियसली बॉडी में ग्लूकोज को ज़्यादा करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन इन चिल्ड्रन। इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हमने जो बात की है कि जो हम ACTH के लिए करवाते हैं, उसमें यह है कि इसका यूज़ क्या है, ये हमें HP एक्सिस के बारे में बताता है और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के बारे में बताता है। और इसके अलावा जो है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, एपिलेप्सी और फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म में नहीं करवाना। और डोज इसकी क्या है, 0.15 यूनिट्स पर kg बॉडी वेट। और एम क्या है, टू प्रोड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ताकि उसके रिस्पॉन्स में जो है ना हमारा वो ज़्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन या कॉर्टिसोल। इसके अलावा जो ब्लड सैंपल्स हैं वो हम किस किस टाइम पे लेते हैं वो लिखे हुए हैं कि ग्लूकोज, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन के लिए 0, 30, 45, 60, 90 और 120 मिनट्स। रिजल्ट्स क्या होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स में जब हम ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस करवाएंगे तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए 6.7 से ज़्यादा, और जो कॉर्टिसोल है वो 550 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द जो आपका इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है, उसके यूजेस और उसकी जो है ना रिजल्ट्स वगैरह। शीहन सिंड्रोम की थोड़ी बात कर लेते हैं। शीहन सिंड्रोम जो होता है वो कब होता है, जब पेशेंट जो है उसकी डिलीवरी होती है ना,
डिलीवरी के दौरान अगर उसकी बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाए, पोस्टपार्टम हेमरेज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसकी बॉडी से ब्लड जो है ना उसकी कमी हो जाती है। जब ब्लड कम हो जाएगा हेमरेज की वजह से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा उसको भी ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाएगा। जब उसको ब्लड फ्लो कम होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड की जब नेक्रोसिस होगी तो वो अपने हार्मोन्स जो हैं वो उसके कम हो जाएंगे। उसकी वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट के अंदर एक तो जो है वो FSH की कम होने की वजह से एमेनोरिया हो जाएगा पेशेंट फीमेल को, ठीक है। वो इसके साथ जो है ना वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास आएगी कि मुझे मेंसेस नहीं होते, जबकि मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है उसके बाद से। दूसरा ये कि उसकी जो है ना ब्लड फ्लो मतलब हैमरेज की वजह से जब उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकला होगा तो ऑब्वियसली वो एनीमिक होगी, पेल होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चला होगा कि ब्लड निकला था, उसकी वजह से जो है ना वो पेल हुई हुई है। और दूसरा ये कि उसके जो है ना पिट्यूटरी इफेक्ट हुआ हुआ है। फिर इन्वेस्टिगेशंस में ऑब्वियसली हम हार्मोन्स लेवल चेक करवा लेंगे पिट्यूटरी के, और मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हमने की है वो करनी है। सो अब हम इसका सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, एमरजेंसी में आई है और हाइपोटेंशन हुई हुई है उसको, ठीक है। नो हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड कार्डिक इशू, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एपरेंट ब्लड लॉस। ऑन डिटेल्ड हिस्ट्री उससे जब पूछा गया तो उसने कहा 3 साल से मुझे मेंसेस नहीं आए। शी हैज़ 2 किड्स एंड यंगर वन इज़ 3.5 ईयर्स एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो उसका लास्ट बच्चा हुआ था वो बता रही है कि मेरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी। मींस कि उसकी कोई हैमरेज हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान जिसकी वजह से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ी थी। और एग्जामिनेशन में वो पेल उसका कलर है, ठीक है। एक पेल कलर जो होता है ना वो इस वजह से भी होता है कि उसका ब्लड लॉस हुआ। दूसरा ये कि उसके अंदर ACTH की कमी हो गई होगी जिसकी वजह से जो है ना उसका पेल कलर हो रहा है, MSH वगैरह की। और लॉस ऑफ लेटरल आईब्रो मार्जिन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब आता है कि व्हाट योर डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस जो है वो आपका क्या होगा, शीहान सिंड्रोम विच इज़ लीडिंग टू पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। तो आप ये लिखोगे इसमें, शीहान सिंड्रोम लीडिंग टू पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि हमने इसको किस तरह से किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो अब मैनेजमेंट जो होती है ना, मैनेजमेंट इसकी आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैनेजमेंट में आप लिखोगे सबसे पहले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उसके क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन में आपको फीचर्स मिले हैं, फिर आप उसका DDs बनाओगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशंस करोगे और फिर आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था, यहाँ से आपने रीड कर लेना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप क्वेश्चन के आंसर में जो है ना लिख लोगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह। और यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है ना, मैनेजमेंट किस तरह से आपने करनी है, कौन से हार्मोन को रिप्लेस करना है किस तरह से, वो आपने यहाँ से देख लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपोपिट्यूटरिज्म। नेक्स्ट से हम जो है वो करते हैं अपना टॉपिक SIADH और डायबिटीज़ इंसिपिडस।